एक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। तिथियां प्रतिपदा से प्रारंभ होंगी। यदि कृष्ण पक्ष की तिथि प्रतिपदा से प्रारंभ हो रही है तो अमावस्या उसकी 15वीं तिथि होगी। शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा होगी और 15वीं तिथि पूर्णिमा होगी। ये 15-15 तिथियां कुल 30 तिथि होगी। 30 तिथि का एक माह होता है। अब यदि कोई माह, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, विंध्य के उत्तरी क्षेत्रों में माह कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है पूर्णिमा को, ऐसे मास को पूर्णिमांत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और अमावस्या को समाप्त होगा तो अमावस्यांत कहलाएगा। जिसका अंत अमावस्या की तिथि के साथ हो अमावस्यांत हो गया। पूर्णिमा के साथ जो माह समाप्त हो रहा है पूर्णिमांत हो गया। अरुण बिल्कुल सही बता रहे थे। क्या इसमें भ्रम है कामेश्वरी जी? इज देयर एनी No, कंफ्यूजन? no, I don't have any confusion. I agree. Whatever actually my understanding, what is in our the region we follow, that month starts after Amavasya. Like now we are at the end of Jesta. So today is Ekadasi. Then Amavasya. Then after that Ashad will start. But for you, as per my understanding, with Purnima month starts. For us, with Amavasya, after end of Amavasya, month starts. That's what Amavasyant and Purnimanta. That's what the new understanding now. I got it today. But I always used to have only this feeling that only Amavasya, after Amavasya, month begins. That's what I understand. So whatever you said, I same understanding I also have, Guruji. ठीक है। दरअसल विंध्याचल के दक्षिणी क्षेत्रों में अमावस्यांत मास दिया जाता है। दक्षिण भारत के भी बहुत सारे हिस्से, वहां पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होने के साथ मास प्रारंभ होता है और अमावस्या के साथ समाप्त हो जाता है। शायद आप वहीं रहती हैं।
No, actually, for us, Purnima will come in the middle of the month. Middle of the month, Jyeshtha Mas, Purnima will be in the middle. Like in Jyeshtha Nakshatra, Purnima will be there. That is Jyeshtha Mas. That is in the middle of the month. End is Amavasya. I know. That is Amavasyant. That is Amavasya. That's what actually we follow in our calendar here. ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? जी गुरुदेव। ठीक है। तिथियों को पढ़ाने के क्रम में हम यही सीखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्षय तिथि क्या होती है, वृद्धि तिथि क्या होती है। ओहो, ये कैसे आ गया इतना सब कुछ? किसी ने जूम किया होगा। हमने ये देखा कि तिथि क्या है, सूर्य और चंद्रमा का अंतर। और ये अंतर कितना होना चाहिए? 12 अंश। 12 अंश। और ये अंश कहां से निर्धारित होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी को केंद्र मान के सूर्य और चंद्रमा के बीच जो अंतर है उससे गुरुजी। पृथ्वी को केंद्र मानोगे आप? और यहां से देखोगे, ये सन है, ये मून है। मून तेज चलता है, चंद्रमा चलते हुए सूर्य से जब 12 अंश की दूरी पर पहुंच जाता है तो इसे एक तिथि कहते हैं। और वास्तव में सूरज औसत रूप से 1 डिग्री रोज चलता है। अगर Recording in progress. अगर सूरज इस बिंदु पर था तो एक दिन में सूरज लगभग 1 डिग्री चलेगा। चंद्रमा की गति अधिक है, तो ये 12 डिग्री का गैप होने में चंद्रमा को कुल कितनी डिग्री चलनी पड़ेगी? 12। गुरुजी 2.25 दिन में एक टोटल सवा जो एंगुलर मोमेंटम होगा इनका, एंगुलर मोशन होगा, कितना होगा मून का एग्जैक्टली? सूरज यहां है, सूरज प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है, तो चंद्रमा कितना चलेगा कि सूरज, और दोनों एक पॉइंट पे यहां पर थे, किसी बिंदु पर थे अमावस्या को। अमावस्या के दिन सूरज और चंद्रमा 1 डिग्री पर आ जाते हैं, दोनों ही 0 डिग्री पे। एक दिन में सूरज 1 डिग्री चलता है, यानी ये इस पॉइंट पे सूरज और चंद्रमा दोनों एक ही पॉइंट पे थे अमावस्या को। ठीक एक दिन बाद इस पॉइंट से 1 डिग्री यहां आ गया चंद्रमा, अरे सॉरी सूरज। तो सूरज से चंद्रमा के बीच की डिग्री है, इसे 12 डिग्री बनना है। तो
चंद्रमा को गुरुदेव नहीं, चंद्रमा भी 12 डिग्री 13 चल डिग्री 13 अंश 13. वेरी गुड, 13 अंश चलना पड़ा ना। So that 13 minus 1, 12. वास्तव में चंद्रमा को तो अपने अमावस्या वाले बिंदु से 13 डिग्री चलना पड़ा, क्योंकि 1 डिग्री सूर्य भी चल चुका है। तो ऐसी स्थिति में यह जो अंशात्मक मान 12 अंश बने, इसके लिए चंद्रमा को 13 डिग्री चलना होगा, ताकि सूरज के और उसके बीच 12 अंश का अंतर बन सके। और ये जो अवधि है, ये जो पीरियड है 12 डिग्री की दूरी बनने में, यही तिथि का मान होता है। चंद्रमा जो समय लेता है सूरज से 12 डिग्री बनाने में, यही तिथि का मान होता है। अगर चंद्रमा की गति अधिक है, क्योंकि चंद्रमा की गति घटती बढ़ती रहती, अगर चंद्रमा की गति अधिक है तो तिथि का मान क्या होगा? कम होगा। और चंद्रमा की अगर गति धीरे है तो तिथि का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि इस दूरी को तय करने में चंद्रमा ज्यादा समय लेगा अगर उसकी गति कम होगी तो। और यदि इसकी गति तेज हुई तो इस दूरी को तय करने में वो कम समय लेगा। तो तिथि का मान इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा की गति कितनी है। कभी 66 घटी तक चली जाती है। चंद्रमा की गति अगर धीरे है तो इस समय को पूरा करने में लगभग 66 घटी लग जाता है। और यदि तिथि अगर चंद्रमा की गति ज्यादा है तो इस दूरी को तय करने में कई बार 54 घटी भी लगता है। What are those numbers? So please translate in English or write. You have written. Thank you. Okay. The time which moons takes to travel this angular distance of 12 degree is the, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, आप समझने की। No, right, sir, Guruji, write the numbers. Time, how much is the maximum time span of a tithi and the minimum time span of a tithi? Like tithi can be how much longer, like 24 hours. Sometimes it can be 24 hours now. Like tithi Yeah, exactly. So exactly. can it exceed 24 hours? Yes. We have already calculated that 24 hour is equal to 60 घटी. Okay, 66 घटी means maybe more than that. Right. It means 66 घटी is more than 24 hours. Yes. 6, 4, so 28 hours. Time 25 between. hours. Okay. It means 1 hour is equal to 2.5 घटी. Okay. The value of tithi will depend upon the speed of moon. If the speed of moon is ज्यादा है. Guruji, continue in Hindi only because other students will have a problem. Please. रामेश्वरी जी, आपके साथ में अलग से अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करूंगा. Please continue with Hindi. I try to understand. तो ये जो 12 अंश तय करने में कितना समय लगाएगा चंद्रमा, ये निर्भर करता है उसकी गति पर. अगर उसकी गति अधिक है तो 12 डिग्री बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा, यानी 54 घड़ी में कर लेगा. और अगर उसकी स्पीड कम है तो 66 घड़ी तक का समय ले सकता है. अब हम देखते हैं एक सूर्योदय से लेकर के और दूसरे सूर्योदय के बीच कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं.
जी। ठीक है। दरअसल मैं आप लोगों को तेज लेना चाहता हूं क्योंकि आप सभी इस ग्रुप में, जिन मैंने पहले ही बताया ना, मैंने भाप लिया आप लोगों का आईक्यू लेवल अच्छा है, इसलिए मैं तेजी से और गंभीरता से चीजों को ले जा सकता हूं इन 1 घंटों में। अगर कहीं मेरी गति ज्यादा लगे तो मुझे कह दीजिएगा कि ये चीजें समझ नहीं आ रही है, तो हम लोग स्लो हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो आनी ही चाहिए। एक सूर्योदय से लेकर और दूसरे सूर्योदय के बीच की जो अवधि है, ये है 24 घंटे। 24 घंटे मीन्स 60 घंटे। अब मानते हैं कि जैसे सूर्योदय 6 बजे हुआ और दूसरा सूर्योदय 6:01 पे हुआ। कोई तिथि प्रारंभ होती है 5 बजे, यहां से तिथि प्रारंभ होती है। और वो अगले दिन, मतलब सूर्योदय हुआ, 5 बजे से तिथि प्रारंभ हो गई, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के अगले दिन तक वह तिथि सुबह के 4 बजे तक रही। ये है डे 1, ये है डे 2 और ये है डे 3। यानी वो तिथि डे 1 में भी रही, डे 2 में भी रही। तो ये तिथि मानी किस में जाएगी, डे 1 में या डे 2 में? ये मानी जाएगी डे 2 में। क्यों? क्योंकि डे 1 में सूर्योदय जब हुआ तो ये तिथि नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि ये दूसरे दिन, इस तिथि का मान जो होगा वो दूसरे दिन का होगा, यानी जिस तिथि में सूर्योदय हो। तो एक चीज समझ में नहीं आया। हाँ बताओ। गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि 6 बजे अगर सूर्योदय होता है पहला, और दूसरा सूर्योदय 6:01 होता है, या अपन 5 मिनट मान लेते हैं। वो तो जो 24 घंटे अभी उसमें, अभी मत जाना उसमें, उस भ्रम में मत पड़ना। वो 24 घंटे वाले को सोच रहे हो ना, ये तो 24 घंटा 1 मिनट हो गया। क्या पूछना चाहते हो और पूछो। जी गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जो सूर्योदय, पहला सूर्योदय जैसे आपने बताया 6 बजे होगा, दूसरा सूर्योदय अगर 6:10 पे होता है, तो जो 10 मिनट का गैप रहेगा वो कौन सी तिथि में काउंट होगा? वो दूसरी वाली तिथि है, उसमें काउंट होगा? नहीं, अभी वहां नहीं जाओ आप। हमने एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय को रखा है एक समय, जी। ठीक है। जी। तिथि का सूर्योदय से क्या संबंध है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। जी। कोई जरूरी नहीं कि तिथि सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो। तिथि का संबंध सूरज के साथ अंशात्मक अंतर से है। जी। तिथि जैसे ही, अगर मान लो रात के 12 बजे ही ये 12 डिग्री कंप्लीट हो गया तो एक तिथि कंप्लीट हो गई, ठीक है। और 12:01 से दूसरी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय से उसका कोई लेना देना नहीं, जी। ठीक है। जी। अब यहां हम लोग देखते हैं कि कोई तिथि 5 बजे से शुरू होती है।
अगले दिन ये सुबह के 4 बजे तक रही, यानी सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन सूर्योदय होगा ये तिथि उसी दिन मानी जाएगी, इसी को कहते हैं उदया तिथि। जिस तिथि में सूर्योदय हो, अब जैसे मान लो ये है 30 जून, ये है 1 जुलाई, ये है 2 जुलाई। तो ऐसी स्थिति में 30 जून को भी सूर्योदय के पहले ये तिथि थी। 1 जुलाई को भी थी, 2 जुलाई को नहीं है। लेकिन इसमें सूर्योदय किस डेट वाला हो रहा है? 1 जुलाई वाला हो रहा है ना इस तिथि में सूर्योदय। तो ऐसी तिथि यह मानी जाएगी कि यह तिथि 1 जुलाई में काउंट होगी, न कि 30 जून में। स्पष्ट हुआ अरुण? गुरुदेव अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है और समझना पड़ेगा इसको। कोई बात नहीं, अभी देख लो। ये डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है। ये समझना जरूरी। इस दिन का तो समझ में आ गया कि जिस दिन में वो सूर्य उदय आ रहा है उसी दिन में वो तिथि आएगी, पर तिथि जो शुरू होने का समय है वो सनराइज के साथ लिंक नहीं है, वो ड्यूरेशन डिस्टेंस है बेसिकली, जो मून और सन को कवर करना है 12 डिग्री का। वेरी गुड। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बट यहाँ पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं कि उसकी कोरिलेशन जो है सनराइज के साथ जिस दिन आ रही उसको उदय, बेसिकली यहाँ पर हम जो उदय तिथि की डेफिनेशन पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, और जो उदय तिथि उसी को कंसीडर किया जाता है, उसी को लिया जाता है। जी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, प्रतिपदा। ये 3 सूर्योदय हैं हमारे पास, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। अगर कोई पहला सूर्योदय मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए सबको हम 6 बजे कह देते हैं। ये भी 6 बजे हुआ, ये भी 6 बजे हुआ, ये भी 6 बजे। अगर कोई तिथि, अरुण ध्यान रखना है, सूर्योदय का तिथि से कोई संबंध नहीं कि सूर्योदय के साथ तिथि प्रारंभ हो ही जाए। जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? जी गुरुदेव। अगर मान लो कोई तिथि 6 बजे सूर्योदय हुआ और 6:10 पे शुरू हुई, यहां से कोई तिथि शुरू हुई 6:10 से, जी। 6:05। ये हम ले लेते हैं इसे प्रतिपदा। इस तिथि को नाम देते हैं प्रतिपदा। जी, ठीक है। इसके बाद यहां से कौन सी तिथि हो गई? 6:05 के बाद से शुरू हो गई द्वितीया। और वो गई अगले दिन 6:07 तक। यहां देखो, ये तिथि ज्यादातर समय
यानी 6 बजे से लेकर के 6:10 से लेकर के और D2 मतलब दिन समाप्त होने के पहले तक, यानी लगभग पूरा दिन रही है, पूरी रात रही है। और अगले दिन वह केवल दूसरे दिन के सूर्योदय के बाद केवल 5 मिनट तक रही। पहले दिन सूर्योदय के ठीक थोड़े समय 10 मिनट बाद प्रारंभ हो गई। 6 बजे सूर्योदय था, 6:10 पे तिथि प्रारंभ हुई, जो कि पूरे दिन रही, पूरी रात रही, और दूसरे दिन सूर्योदय के 5 मिनट आगे तक रही। तो भले ही दूसरे दिन ये सूर्योदय के बाद केवल 5 मिनट तक रही है, लेकिन सूर्योदय किस तिथि में, इसलिए औदयिक तिथि यह दूसरे दिन की मानी जाएगी और मुझे उस इसी को दिन भी स्वीकार किया प्रतिपदा जाए। ही मानी जाएगी। क्या हुआ? उस दिन भी प्रतिपदा ही मानी जाएगी क्योंकि सूर्योदय के बाद में प्रारंभ हुई है। हाँ, अब देखो जी, जी। इसमें इसके बाद द्वितीया तिथि लग गई है, प्रतिपदा की समाप्ति के बाद द्वितीया तिथि लग गई। द्वितीया तिथि भी पूरे दिन रही है, और तीसरे दिन वो केवल सूर्योदय के बाद 6:07 पे रही। तो भले ही ये केवल इस दिन 7 मिनट रही और पिछले दिन पूरा इसने भोग किया, पूरे समय तक रही, लेकिन इसका मान लिया जाएगा उस दिन का जिसमें इसमें सूर्योदय हुआ था, भले ही वो 5 मिनट 1 मिनट ही क्यों न थी। समझ में आ गया गुरु जी। ये समझ में आ गया? So जी। day 2 is Pratipat and day 3 is Vidya. यस, वेरी गुड। आगे जब मैं मुहूर्त बढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि किस तिथि के किसने घटी और पल को मुहूर्त के रूप में स्वीकारा जाता है। आप लोग में वो क्षमता है, आप सब सीख सकते हैं। जी। अब यहां दूसरी चीज हम लेते हैं कि क्योंकि फलादेश सीखने के लिए इन चीजों का, सैद्धांतिक चीजों का कम से कम मिनिमम ज्ञान होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये सूर्योदय है D1 का, ये सूर्योदय है D2 का, और ये सूर्योदय है D3 का। गति बहुत तेज होती है। जब चंद्रमा की गति तेज होगी, यहां से यहां तक की जो अवधि है, D1 से लेकर के D2 की जो अवधि है, ये कितनी घटी होगी? 60 घटी होगी। D2 से D3 की जो अवधि होगी, जो टाइम होगी, ये कितनी होगी? 60 घटी। वेरी गुड, 60 घटी। यानी इसमें कभी कोई अंतर नहीं आने वाला, 24 घंटे का ही दिन होगा। अब हम मानते हैं 6 बजे सूर्योदय हुआ, 6 AM। ये सूर्योदय हुआ 6:01 में, ये सूर्योदय हुआ 6:02। तिथि प्रारंभ हुई यहां से 6:05। सूर्योदय 6 बजे है और तिथि प्रारंभ हो रही है 6:05 पे। तो क्या इस तिथि में सूर्योदय होगा D1 का? No. नहीं होगा। तिथि प्रारंभ होती है 6:05 पे और ये समाप्त हो जाती है 5:55। तो क्या इसमें D2 का सूर्योदय हुआ? नहीं। No. Actually, तो it is. ऐसी ऐसी तिथि जिसमें कोई सूर्योदय ना हो, इसे क्षय तिथि कहते हैं।
क्षय तिथि ऐसी तिथि जिसमें एक भी सूर्योदय ना हो। ठीक है। जी। अब एक कंडीशन हम लेते हैं कि चंद्रमा की गति धीरे है और वो तिथि को पूरा करने में 66 घड़ी भी लगा दे रहा है। वो तिथि प्रारंभ हो गई अगर कोई तिथि 5:55 AM से वो प्रारंभ हो गई, तो उसमें D1 का सूर्योदय होगा कि नहीं प्रथम दिन का? Yes. Yes. होगा। Yes. Yeah. Yes. Mhm. और ये चली गई दूसरे दिन 6:15 तक। तो इसमें दूसरे दिन का सूर्योदय होगा कि नहीं? Yes. जी No. तो ऐसी तिथि जिसमें दो दो सूर्योदय हो जाए इसे कहते हैं तिथि वृद्धि। तिथि वृद्धि यानी इस तिथि की वृद्धि मान ली जाती है। वृद्धि। यानी ऐसी तिथि जिसमें दो सूर्योदय ना हो उस तिथि का क्षय हो जाता। इसीलिए गुरुजी ये कहा जाता है कि एकादशी 2 हो गई है, आज भी है और कल भी है। कभी कभी हो जाता है। उस विषय पे तुम लोग को मैं सब पढ़ाऊंगा, तुम लोग हो योग्यता रखते हो। तिथि वृद्धि तिथि क्षय समझ में आ गया? जी गुरुजी। जी। ठीक इसी तरह से नक्षत्र वृद्धि और नक्षत्र क्षय भी होता है। यही आप लोग नक्षत्र का मान निकालना सीख लीजिए अभी ही, क्योंकि ये मैंने अभी दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ाया लेकिन आपको अभी मैं बता दे रहा हूं। इसे इसी समय सीख ले, आप लोग समझ जाएंगे, वो रिलेट कर लीजिएगा आगे चल के। ठीक नक्षत्र के साथ भी यही होता है। किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत तो नहीं है? ये है D1, ये है D2 और ये है D3। ठीक वही चीज है अगर अश्विनी नक्षत्र हम लेते हैं या ज्येष्ठा नक्षत्र लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र इसे हम लेते हैं 6 बजे, इसे लेते हैं 6:01, इसे लेते हैं 6:02। ज्येष्ठा नक्षत्र अगर प्रारंभ हुई 6:05 पे, 5:05 पे, वो चली 5:58 पे। तो ऐसी नक्षत्र, ऐसी स्थिति में जो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसमें सूर्योदय D1 में हुआ, नक्षत्र मानी जाएगी D1 में। अगर कोई नक्षत्र, चंद्रमा की गति अगर तेज होगी तो जाहिर सी बात है वो नक्षत्र पॉइंट A से शुरू होती है और B तक जाती है। अगर ज्येष्ठा, चंद्रमा एक नक्षत्र को भोगने में जितना समय लेता है, एक नक्षत्र कितने डिग्री की होती है? 13 कला 20 अंश। हाँ, 13 अंश 20 कला की होती है ना। तो एक नक्षत्र इस 13 अंश 20 कला को भोगने में
पूरा करने में चंद्रमा जो समय लेता है वही इस नक्षत्र का मान होता है। यहीं पे सूर्य सिद्धांत की एक बारीकी भी आप लोगों में बता दूंगा। एक नक्षत्र को भोगने में, एक नक्षत्र यानी 13 अंश 20 कला की उस दूरी को तय करने में चंद्रमा जितना समय लेता है वही उस नक्षत्र का मान होता है। और ये मान भी घटी और पल में होता है। नक्षत्र का मान भी 66 घटी तक जा सकता है, 54 घटी तक रह सकता है। ये निर्भर करता है चंद्रमा की गति कितनी है। अगर कोई नक्षत्र 5:05 पे 6 बजे का और समाप्त हो जाए 5:58 पर, यानी दूसरे सूर्योदय के पहले, तो यह नक्षत्र डे 1 में मानी जाएगी। दूसरी चीज, अगर कोई नक्षत्र सूर्योदय के बाद शुरू हो और अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाए तो ये नक्षत्र क्या कही जाएगी? छाया नक्षत्र। छाया नक्षत्र। बहुत अच्छे। और नक्षत्र अगर सूर्योदय के पहले प्रारंभ हो और अगले सूर्योदय के बाद तक रहे तो ऐसी नक्षत्र क्या हो जाएगी? नक्षत्र वृद्धि। नक्षत्र वृद्धि। वंडरफुल। छह नक्षत्र क्या क्या परिणाम आता है, वृद्धि नक्षत्र का क्या परिणाम आता है, वो हम लोग अगली कक्षा में सीख लेंगे। आज चूंकि 43 हो रहा है, अभी मैं विश्राम दे रहा हूं। यही ये चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं। सूर्य सिद्धांत और दृक पक्ष में क्या अंतर है? दो पक्ष बहुत अधिक चल रहे हैं। दृक पक्ष प्राय इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड है और सूर्य सिद्धांत नेचर बेस्ड है। सूर्य सिद्धांत दृक पक्ष में जितनी भी चीजें, जितनी एफएमआरईज यूज करते हैं वो नासा की है, जो नासा ने डेटा प्रोवाइड किया हुआ। और सूर्य सिद्धांत चलता है मकरंद सारणी पे। और जो भेद आता है वो आता है लगभग 23 मिनट का सूर्योदय में। अभी मैं वो उतना आप लोगों को नहीं बताऊंगा, नहीं भ्रमित हो जाएंगे। तो होता यह है कि दृक पक्ष लेता है 100 वर्ष, है 365 दिन का। चांद्र वर्ष होता है 354 दिन का। विंशोत्तरी दशा होती है, या जो भी दशा होती है, अभी हम विंशोत्तरी कर लेंगे। विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा के माध्यम से ही हम यह पता लगाते हैं कि आपके जीवन में कौन सा कैसा समय चल रहा, किस ग्रह की दशा चल रही, वो ग्रह आपके लिए शुभ है अथवा अशुभ है। जैसे अगर चंद्रमा आपके लिए शुभ है और चंद्रमा की दशा चल रही है तो आपके जीवन में अच्छा हो रहा हो। किसी के लिए चंद्रमा खराब होगा और चंद्रमा की दशा चल रही है तो उसे जीवन में परेशानियां आ रही। उसी तरह से मंगल की दशा चल रही होगी तो मंगल जिसके लिए अच्छा होगा उसके जीवन में अच्छा हो रहा होगा, जिसके लिए बुरा होगा उसके लिए बुरा हो रहा होगा। एक ही ग्रह किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। उसकी दशा, किस ग्रह की दशा चल रही है, यह निर्भर होता है कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ। जैसे अगर कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सूर्य की महादशा में आपका जन्म हुआ है। सूर्य की दशा होती है 6 वर्ष की। अगर सूरज आपके लिए अच्छा होगा तो ये 6 वर्ष आपके लिए अच्छे होंगे। सूरज आपके लिए खराब होगा तो ये 6 वर्ष आपके लिए खराब होंगे। सूरज आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि सूर्योदय के कितने समय बाद आपका जन्म हुआ। कोई भी ग्रह आपके, हाँ गुरुजी आपने ये आज बताया कि सूर्य की जो
दशा होती है टॉपिक पे और हो जाएगा, चंद्रमा की कितनी होती है, मंगल की कितनी, राहु की कितनी, क्योंकि विषुवंतरी दशा के बारे में आपने थोड़ा स्टार्ट कर ही दिया तो ये भी हो जाएगा गुरु। अच्छा ठीक है, नोट कर लो। प्रणाम। अगले 10 मिनट तक फिर मैं बोल रहा हूँ। देखें, जो क्रम होता है दशाओं का वो होता है आ चंग कु रा जी रा कु के हाँ मैं मंगलू मैं आ गया हूँ। मंगलू आज चलेंगे हम तो आ गया मैं। हाँ 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 ठीक ठीक है ठीक है, बस 10 मिनट में निकल जाएंगे। आ का मतलब होता है आदित्य। ये नवग्रह हैं, इनकी दशाएं इसी क्रम में आती है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। आचंकुरा जी सबु केशु, आचंकुरा जी सबु केशु। आ का मतलब होता है आदित्य अर्थात सूर्य। चंग का मतलब चंद्रमा हुआ। कु कहते हैं पूज्य को। कु मतलब पृथ्वी, ज्य मतलब उत्पन्न, पृथ्वी से उत्पन्न अर्थात मंगल। रा मतलब राहु। जी मतलब जीव, जीव कहते हैं गुरु को। श मतलब शनि। भू मतलब बुध। के मतलब केतु। शु मतलब शुक्र। सूर्य की महादशा होती है 6 वर्ष की। चंद्रमा की महादशा होती है 10 वर्ष की। मंगल की महादशा होती है 7 वर्ष की। राहु की महादशा होती है 18 वर्ष की। बृहस्पति की महादशा होती है 17 वर्ष की। 16 शनि की महादशा होती है 19 वर्ष की। बुध की महादशा होती है, बृहस्पति की 16 वर्ष की। केतु की महादशा होती है 7 वर्ष की और शुक्र की महादशा होती है 20 वर्ष की। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? Who is going to calculate these years? 6 plus 10 plus 7 plus 18 plus 16 plus 19 plus 17 plus 7 plus 20. Cumulative addition, I don't know. 120, right? Yes. It's 120. विंशोत्तरी का अर्थ ही होता है 120 वर्ष। इस 120 वर्ष में सूर्य 6 वर्ष के लिए आता है, चंद्रमा 10 वर्ष के लिए आता है जीवन में, मंगल 7 वर्ष के लिए आता है, राहु 18 वर्ष के लिए आता है, बृहस्पति 16 वर्ष के लिए आता है, शनि 19 वर्ष के लिए आता है, बुध 17 वर्ष के लिए आता है, केतु 7 वर्ष के लिए और शुक्र 20 वर्ष के लिए आता है। Guru is for 16 years. I wrote it Yes, 12. Guru is for 16 years. I noted as 12. Oh, sorry.
अब यहां विषय आता है वर्ष किसे काउंट करना चाहिए। वर्ष का निर्धारण होता है किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। जैसे अगर हम कृतिका नक्षत्र में एक उदाहरण ले रहे हैं, कृतिका नक्षत्र में अगर जन्म हुआ तो इस सूर्य की महादशा होगी। आपका जन्म सूर्य की महादशा में हुआ। सूर्य अगर आपके लिए अच्छा होगा तो यह सूर्य की महादशा अच्छी जाएगी। सूर्य बुरा होगा तो यह दशा आपके लिए बुरी होगी। सूर्य अच्छा है या बुरा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि सूर्योदय के कितने समय बाद आपका जन्म हुआ। इसलिए जीवन में सूर्योदय सबसे ज्यादा महत्व रखता है। हर व्यक्ति अवधि है। मान लेते हैं सूर्य की कुल दशा है 6 वर्ष। आपका जब जन्म हुआ, कृतिका नक्षत्र शुरू हुई 6 बजे और समाप्त हुई अगले दिन 6 बजे। 6 AM से शुरू हुई, 6 AM पे समाप्त हो गई। आपका जन्म हुआ रात्रि में 12 बजे, 00 आवर। आपका जन्म हुआ यहां सुबह 6 बजे, आपका जन्म हुआ और कृतिका नक्षत्र पिछले 6 बजे से ही प्रारंभ है। सूर्योदय यहां मान लेते हैं 5:58। तो कृतिका नक्षत्र कितने घंटे रही? कुल 12 घंटे रही या 24 घंटे रही? आपका जब जन्म हुआ ठीक 12 घंटे 12 बजे, तो इसका मतलब यह हुआ कि कृतिका नक्षत्र का आधा समय बीत चुका था। आधी कृतिका बीत चुकी थी ना, शेष आधा बचा था। तो ऐसी स्थिति में कृतिका नक्षत्र में जिसका जन्म होगा वो सूर्य की महादशा में उसका जन्म होगा। लेकिन सूर्य की महादशा जो पूरे 6 वर्ष की है, अगर कृतिका का आधा भोग हो चुका है, चंद्रमा ने आधी दूरी तय कर ली है, तो भले ही सूर्य की दशा 6 वर्ष की है लेकिन 6 वर्ष की दशा समाप्त हो गई। अब भोगने के लिए आपको केवल 3 वर्ष की दशा बची। आएगी चंद्रमा की पूरी 10 वर्ष की दशा आप भोगेंगे। फिर मंगल की दशा आएगी, मंगल की पूरी दशा आप 7 वर्ष भोगेंगे। लेकिन चूंकि कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ, कृतिका नक्षत्र में जन्म होने का मतलब कि आपके सूर्य की महादशा चलेगी और कृतिका का आधा हिस्सा चंद्रमा भोग चुका है। ऐसी स्थिति में जब आपका जन्म हुआ तो सूर्य की आधी महादशा बीत चुकी थी। अब शेष केवल 3 वर्ष बचे हैं जिन्हें आपको सूर्य की दशा में भोगना है और उसके बाद आप चंद्रमा की महादशा में चले जाओ। प्रश्न उठता है कि नक्षत्र कितना आपने भोगा, इसका संबंध सूर्य से है या चंद्रमा से है? As per the चंद्रमा से गुरुजी। चंद्रमा से गुरुजी। क्योंकि भोग तो चंद्रमा रहा है ना, सूरज थोड़ा ही भोग रहा है यहां। और जितना इसने भोगा है वहां इतना वर्ष समाप्त हुआ है। यहां स्वीकार क्या किया जाना चाहिए, सौर वर्ष या चांद्र वर्ष? आधा तो गुरुजी भोग तो 60 वर्ष। चांद्र वर्ष होता है 354 दिन का, सौर वर्ष होता है 365 दिन।
ये इसे आप ऐसे गुरुदेव x प्लस x को आप 2x लिख सकते हो, x प्लस 3x को आप 4x लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। जी लेकिन x प्लस 2y है, तो इसको आप 3x या 3y लिख सकते हो? नहीं। नहीं लिख सकते ना। हम्म, तो यदि आप इस अवधि को चंद्रमा से, ये 6 वर्ष कितना बीता, ये चंद्रमा तय करता है कि उसने उस नक्षत्र के कितने हिस्से को भोग लिया है। तो चंद्रमा अपने वर्ष को भोगेगा या सूरज के वर्ष को भोगेगा? चंद्रकांत। अपने वर्ष को ले भोगेगा ना। हम्म, तो ऐसी स्थिति में ये जो 6 वर्ष लिए जाने चाहिए, ये चांद्र वर्ष लिए जाने चाहिए, ना कि सौर वर्ष लेने चाहिए। ओके। विंशोत्तरी महादशा में चांद्र वर्ष को स्वीकार किया जाना चाहिए महर्षि पराशर के हिसाब से, और दृक पक्ष में सुविधा के अनुसार सभी सौर वर्ष लिए जा रहे हैं। नतीजा एक वर्ष में डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 9 days, 11 डेज। 11 days. एक साल में जो गड़बड़ी हो रही है, चूंकि सुविधा है, सभी लोग इसी चीज को स्वीकार करते हैं। 365 दिन का एक साल हो गया है, जबकि साल 354 दिन में ही उनका पूरा हो गया है। तो एक साल में 11 दिन का अंतर आ रहा है। आज होनी है तो सूर्य सिद्धांत बताएगा आज होनी है, दृक पक्ष कहेगा 11 दिन बाद होनी है आपके साथ, क्योंकि वो 11 दिन आगे जाएगा। एक वर्ष में अगर ये अंतर 11 दिन का है, तो 3 वर्ष में ये अंतर कितना हो जाएगा? 33 डेज का हो जाएगा। यानी दृक पक्ष अगर किसी चीज को कहेगा कि ये 3 साल बाद, अगर दृक पक्ष कहेगा कि ये चीजें आपके साथ 1 महीने बाद होंगी, सूर्य सिद्धांत कहेगा कि वो चीजें आपके साथ आज हो रही हैं, और वास्तव में सूर्य सिद्धांत जो कहेगा वही आपके साथ घटित हो रहा होगा। प्रणाम गुरुजी। इसी कारण से ज्योतिषों की प्रेडिक्शन है जो वो गड़बड़ा जाती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो बने हुए वो सूर्य सारे सिद्धांत पे दृक नहीं पक्ष बने में हुए। सारे सॉफ्टवेयर, चूंकि सारी जो एफएमआरईज ली गई है नासा से ली गई है या स्विस एफएमआरईज ली गई है, सौर सिद्धांत ही नहीं है। इस वजह से अंतर आ रहा है। और अगर ये अवधि 30 साल की हो गई, किंचित 30 वर्ष के आप हो गए, तो ये अंतर 1 वर्ष का हो जाता। एक वर्ष का नहीं, 3 वर्ष का हो जाएगा। नहीं सॉरी, 1 वर्ष ही होगा। अगर 3 साल में 1 महीने का अंतर हो रहा है, तो लगभग 36 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल का अंतर हो जाएगा ये। इस साल का जो व्यक्ति होगा, जब उसका प्रेडिक्शन दृक पक्ष करने लगेगा, तो बताएगा कि ये चीजें आपके साथ अभी 1 साल बाद होंगी, जो उसके साथ हो रही हैं। That is the actual mistake done by astrologers. Just because of the principle which they are applying for. तो ये स्पष्ट हुआ आप लोगों को कि विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है, किस ग्रह की कितनी दशा होती है, और नक्षत्र का अभी हम लोग भोग काल निकालेंगे। भयात भोग भी आप लोगों को मैं सिखा दूंगा कल। क्या आज जो मैंने पढ़ाया आप लोगों की समझ में आ गया?
जी गुरुदेव। जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है गुरु जी। प्रणाम। Now in this nakshatra, there are four parts, no, four paths. Are they equally divided? Like if a nakshatra is staying for 24 hours, each path will take 6 hours each. Pardon? Nakshatra, every star nakshatra has four parts of nakshatra. Ashwini 1, Yes. 2, 3, 4. Okay. Now suppose one nakshatra, like you have taken Kritika, exactly spanned over 24 hours. Okay. So It now means one channel is equal to 8 hours. midnight at 12 o'clock in the example that you have taken, midnight at 12 o'clock somebody is born. So he will take like should we divide equally among midnight 12 o'clock, 6 a.m. it started, and midnight 12 o'clock means will he go into third pada or second pada of Kritika? He will get third part of Kritika. Okay. So all will be equally, the time span is divided equally among all four parts, four padas. Okay. Actually, total period of nakshatra will divided by 4. Okay. If the total duration of nakshatra is equal to 24 hours, Okay. it By means each charan will equal to 6 hours. Thank you. जी. मुझे गुरु जी अंग्रेजी प्रणाम। बोलना कौन सिखाएगा? Who is going to make me more influent in English? I should only learn more Hindi. I will buy today only. I will buy learn Hindi in 30 days. तो अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, बोलने में थोड़ी असुविधा जरूर आती है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ अंग्रेजी बोलना सीख लूं, ऐसा कुछ। No, it's speak. Start speaking. संस्कृत के या भाषा के मूल शब्द अपना अर्थ अपनी भाषा में ही रखते हैं। जब दूसरी भाषा में हम उन्हें अनुवादित करते हैं तो अर्थ के निहितार्थ बदल जाते हैं, समस्या वहां आती है। इसलिए मेरी बाध्यता होती है कि मैं मूल शब्दों का प्रयोग करूं और आप लोगों को अभ्यास कराऊं। एक ज्योतिष की जो शैली है, ज्योतिषी की जो शैली है, आप सभी उसी के अनुसार बोलें। तमिल साहित्य बहुत समृद्ध है, शायद उत्तर भारत के साहित्य से भी ज्यादा। के विषय में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर कक्षा को हम लोग यहीं विराम दें। Sir, why this Chandra Varsh is for 354 days? What is the days, like 365 days? Like Earth takes 365 days to complete one rotation around Sun, but 354 days for Chandra Varsh. What is the base for the calculation? जो चंद्रमा का दिन है वही तिथि का मान है। ठीक है। चंद्रमा सूरज से 12 डिग्री चलने में जितना समय लेता है वही चंद्रमा का एक दिन है। ये एक दिन 24 घंटे से औसत रूप से कम होता है। यही कारण है कि चंद्रमा जब सूरज 365 दिन में पूरा एक सर्किल कंप्लीट करता है, एक वर्ष का मतलब 360 डिग्री चलने में लगने वाला समय, सूरज उस पूरे के पूरे चक्र को 365 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा 360 दिन में पूरा करता है अपने चांद दिन से। सपोज दैट। गुरुदेव अपन सूर्य सिद्धांत को लेके ही चलेंगे ना, क्योंकि ये एक्यूरेट है। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य सिद्धांत को ही लेके चलेंगे, नहीं तो हम लोग को दोष पड़ेगा। जी गुरुदेव, एक और कंफ्यूजन था। हम सभी के मूल में हमारा गोत्र है। पूछते ना आप किस गोत्र के हैं? जी। और 2
गोत्र कह ही सकते हैं, हमें दोष लगेगा। ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। उपित ऋषि हुए तो ये सिद्धांत केवल आपके दिमाग तक रह जाएगा, आप कभी ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक साधना है। मैं आप लोगों को वो बेसिक और सारी चीजें सिखाते हुए उसी साधनात्मक पक्ष की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां वो रहस्य प्रकट हो। ठीक है, ऋषि ने सारी चीजें संकेतों में कही है। जैसे आप अपने बच्चे के साथ रहते हो ना, बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, जब तुतलाता है तो आप उसकी उसी भाषा से समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहता है, क्योंकि बच्चे से आप बहुत कनेक्ट हो, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। उसी तरह से जब ऋषि से आप जुड़ते हैं तो संकेतात्मक भाषा को भी आप समझ जाते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति के सिद्धांत को बिल्कुल भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, सिवाय महर्षि पराशर को छोड़ के, ऋषि पराशर को छोड़ के। और उन्होंने सब कुछ बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। इच्छा होगी तो मैं न्यूमरोलॉजी भी बता दूंगा, वेस्टर्न फिलॉसफी भी बता दूंगा, ताकि आप लोग को पता रहे कि क्या कहते हैं वो। लेकिन हम पालन करेंगे केवल और केवल सूर्य सिद्धांत का और ऋषि पराशर का। जी गुरुदेव, एक और छोटा सा कंफ्यूजन था। जैसे जो सूर्य की महादशा का आपने बताया कि अगर सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहती है, उसके बाद अगर रात में 12 बजे या 1 बजे रात में कोई बालक जन्म लेता है तो उसके पास मान लीजिए 3 वर्ष तक उसका सूर्य का भोग्य काल रहेगा, तो वो पैदा होने के बाद ही शुरू हो जाता है वो? हाँ बिल्कुल। और तुम्हें एक चीज और मैं बता दूं कि वास्तव में विंशोत्तरी दशाएं कभी खत्म नहीं होती, आप खत्म नहीं होते। इसके पहले भी इसके पहले जिस योनि में थे, आपने सूर्य की 3 वर्ष की दशा उस योनि में भोग ली है। कर्म फल को भोगे बिना कोई नहीं रहता, और कर्म फल जो भोगते हैं वो इन ग्रह की दशाओं के माध्यम से ही आप भोग रहे होते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति हुई है आपके कर्मों का फल देने के लिए। तो वो किसी भी योनि इसके में पहले और सिर्फ आप ही अपनी दशाएं नहीं भोगते, इस जीव जगत में पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सबकी विंशोत्तरी दशा है, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो हो सकता है आप अगर पिछले जन्म में घोड़ा थे तो 3 वर्ष जो आपने बिताए हैं वो घोड़े के रूप में बिताए। There was a break in the talk, like we couldn't hear what you were saying. Can you please repeat it? Yeah, exactly. जन्म के पहले आपकी ये शरीर आपके पास नहीं थी, मरने के बाद भी आपकी शरीर आपके पास नहीं रहेगी। जन्म और मृत्यु के बीच ही यह काया आपके पास है, ये शरीर आपके पास है जो मानव योनि है। इस जन्म के पहले भी आप थी, और इस मृत्यु के बाद भी आप समाप्त नहीं हो रही हैं। यानी जन्म और मृत्यु का एक अनंत चक्र है, अंतहीन, जिसमें हम सभी घूम रहे हैं गोल 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 गोल। वास्तव में ये जो सृष्टि है ना, जिसे हम साइंस में लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, शास्त्रों में इसे मृत्यु लोक कहा गया है, इसलिए कि यहां लोग केवल और केवल मरने के लिए आते हैं। यहां जो आया वो मरेगा। इसलिए मृत्यु लोक। लेकिन इस मृत्यु लोक में जो बार बार आप आ रही हैं, अनेक रूपों में आ रही हैं, कभी घोड़ा बन के, कभी कुत्ता बन के, कभी पेड़ बन के, कभी चिड़िया बन के। और विंशोत्तरी दशा का ये जो चक्र है ना, यही कर्म फल का चक्र है। इसे जब तक ये जीवन और मृत्यु के चक्र से नहीं मुक्त हो जाती, ये विंशोत्तरी दशा का चक्र आपको परिणाम देता रहेगा। जैसे कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, कृतिका नक्षत्र आधा बीत गई। इसके पहले आप घोड़ा थी, क्षमा करें अन्यथा मत लीजिएगा। तो जो अंतिम 3 वर्ष थे, जो बीते हुए 3 वर्ष है, आपने घोड़े के रूप में भोगा है। शेष 3 वर्ष आपने मनुष्य योनि में भोगा है। विंशोत्तरी महादशा से आप खत्म हो रही हैं, आपकी चल रही है शनि की महादशा। शनि की महादशा 19 वर्ष की है। उस दशा के आपने 18 वर्ष भोग लिए, 1 वर्ष रह गया।
तो जिस अगली योनि में आप जा रही हैं उस अगली योनि में आप वो 1 वर्ष भोगेंगे। हम्म, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया? So whatever actually the dasha with which we start our life, whatever is completed, that was our previous life's dasha. In that we. Very good. Yes. But we can't predict what type of what form of life we had. Like really, I was. You will get it. I will tell you what you were in your past and what इसके बाद आप क्या होंगी, ये सारी चीजें शास्त्र में लिखी है। Okay. जानना है तो बता देंगे, वो सारी चीजें आप लोग जान जाएंगे। यहाँ क्यों आए हैं, इसके पहले क्या थे, आगे क्या होंगे, जिससे कि आप भविष्य को भाप कर पहले ही तैयारी कर लें। अगले जन्म की भी कई लोग तैयारी करते हैं। इस संसार में किसी को सुख नहीं मिलता और ये एक तथ्य है। जीवन के इन 50 वर्षों में भी मैं अगर सोचूं कि कौन सा ऐसा वर्ष था जिसे मैं कह सकूं कि मैं एकदम निश्चिंत और आनंद में था, ऐसा एक भी वर्ष मुझे नहीं मिलता। उपलब्धियां जीवन में बहुत मिली होंगी, लेकिन संतुष्टि और आनंद मुझे नहीं लगता मुझे कभी मिला होगा। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये सबके साथ। आनंद तो केवल सच्चिदानंद में है, जिसके चित्त में सत्य स्थापित हो जाए। सत्य का अपरिवर्तनीय ईश्वर, जहां कोई बदलाव नहीं है, जहां कोई ठहराव नहीं। का साक्षात्कार कर लेते हैं तभी वास्तविक आनंद होता। और उसकी एक अनुभूति होती है जब कोई छोटा बच्चा, कोई निष्पाप छोटा सा बच्चा आपकी तरफ खिलखिला करके दौड़ता हुआ है, तो आपके मन में जो अनुभूति होती है वही वास्तविक आनंद है। आनंद, नंद कहते हैं बच्चे को। बच्चा जब आपकी तरफ छोटा सा लुदुक लुदुक चलते हुए आता है और उसे आप देख रहे होते हैं, तो जो भाव आपके अंदर उत्पन्न होता है वही आनंद है। और भगवान को भी बहुत आनंद आता है क्योंकि सच्चिदानंद है वो। हम सभी उनके बच्चे हैं, से कहीं ज्यादा उन्हें आनंद आता है कि हमारा कोई बच्चा हमारे पास। और तब योगक्षेमम वहाम्यहम्, फिर वह उस मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को और आपकी रक्षा स्वयं करने लगते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सारे विषयों से अलग रखते हुए अनन्य भाव से जो उस ईश्वर को भजता है, यानी उसे यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ये मुझे ही भज रहा है, ये विचलित नहीं होगा सांसारिकता से,